हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। आपको दिखाई दे रहा होगा आज हम क्या करने जा रहे हैं। क्लास 12th सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन स्पेशली फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स। सीबीएसई ने सैम्पल पेपर जारी कर दिया है फॉर द सेशन 2022-23 के लिए मैथमेटिक्स का। आज हम सॉल्यूशन यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये सैम्पल पेपर देखते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। टाइम है बेटा आपका 3 आवर्स का, मैक्सिमम मार्क्स 80 हैं। पेपर कोड आपका 041 है, आपको दिखाई दे रहा होगा 2022-23, ठीक है। 5 सेक्शन हैं आपके क्वेश्चन पेपर के, 5, पहले 5 नहीं होते थे। A, B, C, D, E. Each section is compulsory. There are internal choices in some questions. Clear है। Section A has 18 MCQs and 2 assertion reason based question of 1 mark each. कुल मिलाकर सेक्शन A में 20 क्वेश्चन हैं जो कि 1 मार्क के हैं। 18 MCQ हैं, यानी आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे और 2 असर्शन रीजन बेस्ड आपके क्वेश्चन होंगे जिन्हें हम देखेंगे अभी। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होंगे विच आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स ईच। सेक्शन सी कंसिस्ट 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस विच ईच क्वेश्चन हैज़ 3 मार्क। सेक्शन डी में आपके 4 क्वेश्चन आएंगे विच आर लॉन्ग आंसर टाइप एंड ईच क्वेश्चन हैज़ 5 मार्क्स। सेक्शन ई में अब आप ध्यान देंगे 3 सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड, पैसेज बेस्ड, इंटीग्रेटेड यूनिट्स ऑफ असेसमेंट 4 मार्क्स ईच विद सब पार्ट्स, ठीक है। समझ आ रहा है आपको। 3 क्वेश्चंस होंगे आपके 4 मार्क्स के यहाँ पर। तो टोटली आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। हम चलते हैं सबसे पहले सेक्शन ए पर। आपने 3 आवर्स में पेपर करना है। मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी तो मुझे ज़्यादा टाइम यहाँ पर लगने वाला है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, ठीक है। कुछ बच्चों का मैसेज आया कि मैम टफ़ है पेपर। बिल्कुल भी टफ़ नहीं है। अगर एमसीक्यू की मैं बात करती हूँ तो आपको बस कंडीशन क्या है कि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने बस एग्जाम्पल्स देखे, मेथड को आपने क्रैम कर लिया, रट लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया एंड दैट्स ऑल। कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए। ओनली देन यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, इफ़ A इज इक्वल टू Aij इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन इन 4 में से कौन सा ऑप्शन राइट है। Aij 1/Aij फॉर ऑल i j Aj, Aij नॉन जीरो फॉर ऑल ij, Aij 0 वेन एवर i इज इक्वल टू j एंड Aij नॉट इक्वल टू 0 वेयर i इज इक्वल टू j। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स पे चलता है। और मैंने अपने चैनल पर जब मैट्रिक्स का लेक्चर अपलोड किया है तो एक एक डेफिनेशन मैंने बहुत डीपली आपको बताई है। वहीं से इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट निकल कर आ जाता है अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है तो। फिर भी मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करती हूँ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो आपने अगर पढ़ा है तो आपने ये पढ़ा होगा कि A ट्रांसपोज -A के इक्वल होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ लेती हूँ। मान लो 1 2 -3 -2 1 नहीं सॉरी 0 और यहाँ 0 ले लिया मैंने, 5 ले लिया, दिस इज़ 3, दिस इज़ -5 एंड 0, ये A हो गया। अगर मैं A का ट्रांसपोज करती हूँ, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी। 0 2 -3 -2 0 5 3 -5 0। अगर मैं इस पूरी, ध्यान से देखना, पूरे मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो ये क्या बनेगा, 0 2 -3 -2 0 5 3 -5 0। और इस मैट्रिक्स को अगर आप ध्यान से देखो, व्हाट इज़ दिस, दिस इज मैट्रिक्स A, यानी -A हो गया A का ट्रांसपोज, मीन्स दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन इसको जो डिजाइन किया है ना, बहुत स्पेशल तरीके से किया गया है। कैसे, अगर एक मैं बहुत जनरल तरीके से बता रही हूँ बच्चे, मतलब आप ये समझने की कोशिश करो, मैं डेफिनेशन से नहीं बता रही, बहुत जनरल तरीके से बता रही हूँ। जब मैंने ट्रांसपोज लिया और मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया, अगर यहाँ नॉन जीरो एलिमेंट होते, मान लो यहाँ 5 होता
तो वो -5 बन गया होता और वो इसके इक्वल बिल्कुल भी नहीं आता। तो ये एक मस्ट कंडीशन होती है स्क्यू सिमेट्रिक में कि डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि ith, देखो ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है, ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं। यहाँ -3 है तो यहाँ 3 है, यहाँ -5 है तो यहाँ 5 है। मीन्स यू कैन सी कि A12 A21 का नेगेटिव है, बहुत डीपली मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और A13 A31 का नेगेटिव है। मीन्स जो AIJ है वो AJI का नेगेटिव है। क्लियर है? यहीं से हम अपनी डेफिनेशन लेके चलते हैं। अब हम बात करते हैं डायगोनल एलिमेंट्स की। डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स में I और J ऑलवेज इक्वल होते हैं, तो दोनों साइड में I और J को इक्वल कर देती हूँ, यानी J की जगह भी मैं I लगा दूँ, तो ये AI बन गया और ये हो गया -AII। इसको इधर ले आऊँ तो प्लस हो जाएगा, AII प्लस AII इज इक्वल टू 0। 2 टाइम्स ऑफ AII इज इक्वल टू 0 मीन्स AII इज इक्वल टू 0 एंड AII इज नथिंग अदर देन द डायगोनल एलिमेंट्स, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स AIJ होते हैं कब? जब IJ के इक्वल होता है। क्लियर है? बहुत डिटेल में मैंने समझा दिया है, इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं थी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन ही यही होती है कि जो अगर आप इसको AIJ की फॉर्म में यहाँ लिखते हो, आप इसको अगर AIJ की फॉर्म में लिखते हो तो अगर IJ के इक्वल नहीं है तो AJI का नेगेटिव होता है, और अगर IJ के इक्वल है तो ये ऑलवेज 0 होता है। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैथमेटिकली अगर ये डेफिनेशन आपको क्लियर है तो क्वेश्चन में आपका आधा मिनट भी नहीं लगना था। फिर भी अगर आपने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एग्जांपल्स अच्छे से किए हैं तो आपने देखा होगा कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज 0 हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल एलिमेंट्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, और अगर मैं ये कोई मैट्रिक्स बना रही हूँ तो दिस इज़ द प्रिंसिपल डायगोनल, और इसमें आप देख सकते हो कि IJ के इक्वल है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हमें कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है तो जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 होंगे, और उनको शो करने वाला जो हमारा ऑप्शन है वो ये वाला है। ठीक है, हम पेंसिल का यूज़ करते हैं कि AIJ इज इक्वल टू 0 व्हेनेवर I इज इक्वल टू J, तो इसका राइट ऑप्शन आपका C हो जाता है। बस कंडीशन ये थी कि आपको डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ आनी चाहिए। और कई बच्चों को ये डाउट है कि NCERT से आ रहा है या नहीं, तो ये आप NCERT में डेफिनेशन देख सकते हो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में AII इज इक्वल टू 0, AII मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि जब I किसके इक्वल है? आपका J के। IJ के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ दोनों जगह I आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल NCERT में से ही आया हुआ क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं हम। इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, determinant of A transpose is -3, then determinant of A into A transpose is equal to what? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। A 3 ऑर्डर का है, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट कितना दे रखा है? -3। हम यहाँ 2 कंडीशन यूज़ करेंगे। पहली जो हमारा रिजल्ट है वो ये है कि A का और A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है, तो A का भी डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दूसरा रिजल्ट जो हम यूज करने जा रहे हैं, AB की प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है B डिटर्मिनेंट A डिटर्मिनेंट। आपने क्या निकालना है? A डैश की प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट, तो A डैश की प्रोडक्ट का मतलब उल्टा हो जाएगा। A डैश का डिटर्मिनेंट पहले आ जाएगा, A का डिटर्मिनेंट बाद में। दोनों की वैल्यू कितनी है? ये -3 था, ये भी -3 है भाई, तो -3 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत आसान है, डायरेक्ट एक आपका फॉर्मूला मैं कह सकती हूँ है, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेज ABC इज गिवन बाय। आप थोड़ा ध्यान करें कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेज ABC हैं, तो 2 एडजेसेंट साइड्स को एज ए वेक्टर जब हम लेकर चलते हैं, AB और AC अगर 2 वेक्टर हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को, तो उनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है
उसका हाफ होता है, उसके मॉडुलस का हाफ होता है। ये बिल्कुल सिंपल सा रिजल्ट है, आपके वेक्टर में है ये। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेज ए बी सी क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड्स का ध्यान रखना है बस आपने। यहाँ देखो, यहाँ ए बी क्रॉस ए सी का मॉडुलस लिख रखा है, लेकिन ये पैरेललोग्राम का एरिया है और इसका हाफ करते हो तो ये आ जाता है, ठीक है। और ए सी क्रॉस ए बी की जब मैं बात करती हूँ, ध्यान से देखना भाई, ए सी क्रॉस ए बी, तो हमारा जो ऑर्डर है वो तो वही रहेगा। मान लो मॉडुलस लेना है, लेकिन ये 1/4 कर दिया, वो भी नहीं है, और ये 1/8 कर दिया, तो वो भी नहीं है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो बी आ जाएगा। बी ऑप्शन हमारा राइट है। एरिया इज गिवन बाय ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी से उठा रखा है। द वैल्यू ऑफ के, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा मिलेंगे एक्सरसाइज 5.1 में। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब आपका फंक्शन क्या है, हम फटाफट देखते हैं। फंक्शन है 1 माइनस कॉस 4x बाई 8x स्क्वेयर इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड k इफ x इज इक्वल टू 0। पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। आपने 0 पर इसकी लिमिट निकालनी। फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस मीन्स लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट वैल्यू मस्ट बी इक्वल। अब बेटा 0 पे जो वैल्यू है वो तो k है, यानी कि 0 पर वैल्यू आ गई k। अब हमें 0 पे इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है, बहुत सिंपल सी बात है। तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0, ये रफली करना, मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। ये जितनी फास्ट कैलकुलेशन आप एग्ज़ाम में करेंगे उतना बेटर रहेगा। वर्बली भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें शो नहीं करना, हमें तो टिक करना है। तो हम रफ में ये सब लिमिट वगैरह भी ना लिख के बहुत जल्दी कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ डायरेक्ट लिमिट रखोगे, ध्यान से सुनो मेरी बात, तो यहाँ 0 रखोगे तो ये बनेगा 1 माइनस कोस 0 1 होता है बाई 8 इंटू 0 स्क्वेयर 0, और ये आपकी 0/0 फॉर्म हो जाएगी, जो कि इंडेफिनिट फॉर्म है हमारी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ एक आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं, 1 माइनस कोस थीटा, बल्कि 1 माइनस कोस 2 थीटा ले लेते हैं हम, दैट इज़ इक्वल टू 2 साइन स्क्वेयर थीटा। बहुत ही फेमिलियर सी आइडेंटिटी है ये हमारी। तो ये बन जाएगा 2 cos 4x है, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वेयर 2x बाय 8x स्क्वेयर, 2 4 जा 8, ठीक है, ध्यान देना। तो ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0। ऊपर है साइन 2x का स्क्वेयर और नीचे 4x स्क्वेयर है, यानी कि 2x का स्क्वेयर। क्या मैं इसको एक ब्रैकेट में कंबाइन कर सकती हूँ? भाई बिल्कुल कर सकती हूँ, साइन 2x बाई 2x का होल स्क्वेयर। और ये आपका डायरेक्ट लिमिट का फॉर्मूला है। हमारे पास 11th क्लास में एक रिजल्ट आ जाता है, बहुत सारे रिजल्ट्स आपको यहाँ यूज करने पड़ रहे हैं, वो सब बस आते हैं। तो ये क्वेश्चन 1 ही मिनट का है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। ये 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 1। दिस इज़ द लिमिट, दिस इज़ द वैल्यू। फंक्शन कह रखा है कि कॉन्टीन्यूस है, इट मीन्स दीज टू मस्ट बी इक्वल, यानी k की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में 1 कहाँ है, C पर है, तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो C हो जाएगा। कोई भी डाउट है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। लेक्चर पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आगे नहीं बढ़ेंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, भाई ये बहुत सिंपल सा है। एफ डैश एक्स यानी डेरिवेटिव दे रखा है x प्लस 1/x और हमने एफ एक्स निकालना है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए यहाँ पर कि एफ एक्स और एफ डैश एक्स में क्या रिलेशन है। हम अगर आप देखो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स है, ध्यान देना, स्मॉल एफ एक्स का डेरिवेटिव कैपिटल एफ एक्स है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना इस बात को कि डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स है, तो कैपिटल एफ एक्स का जो एंटी डेरिवेटिव होगा, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ एक्स। मीन्स एंटी डेरिवेटिव का मतलब इसकी जो इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो स्मॉल एफ एक्स हो जाएगी। क्लियर है। इसको हम जनरली क्या यूज करते हैं, एफ डैश एक्स यूज करते हैं। तो जब हम एफ डैश एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है,
एफ एक्स मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि ये तो इंटीग्रेशन है, एफ डैश का मतलब क्या है, इसकी डिफ्रेंशिएशन, ऐसे ही लिखते हैं ना। और डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन एंटी ऑपरेशन होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास फंक्शन बच जाएगा। तो ये सारी बातें अगर आपको पहले से क्लियर हैं तो क्वेश्चन में कुछ भी देर आपको नहीं लगनी है। एक्चुअल में आपको डेरिवेटिव दे रखा है और फंक्शन निकालना है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन आपने करना है। तो आपको दे रखा था एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, दोनों तरफ कर दो बेटा जी इंटीग्रेशन। तो एफ डैश की तो इंटीग्रेशन बन जाएगी एफ एक्स, एक्स की इंटीग्रेशन होती है एक्स स्क्वेयर बाय 2, 1/x की होती है लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चेक करते हैं, दिस इज ऑप्शन नंबर बी, एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस लॉग मॉड एक्स प्लस सी। साथ साथ मैं आपके ऑप्शंस सर्कल करती जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, ये थोड़ा डिफरेंट है, एनसीईआरटी में नहीं है ये भी नहीं है 5th क्वेश्चन एनसीईआरटी में, लेकिन अगर हमें डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर देन वी कैन डू। इफ़ m एंड n रिस्पेक्टिवली आर द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन देन m प्लस n क्या है। आपको ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, आपने इसका ऑर्डर निकालना है, डिग्री निकालनी है, उनको m और n नेम दिया गया और फिर आपने उनको ऐड कर देना है। तो मेन आपका वर्क क्या है, टू फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जरा इस डिफरेंशियल इक्वेशन पे आप ध्यान दो, ये बिल्कुल डायरेक्ट आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दी गई है, ठीक है। ये आपको दिया गया डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dx की पावर 4, गॉट इट। तो इसको लेफ्ट साइड को डिफ्रेंशिएट करो, ये d/dx का जो सिंबल है इसको यूज करो एंड फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। तो 4 आगे आ जाएगा, इसकी जो पावर है dy/dx की रिड्यूस होकर कितनी रह जाएगी 3, और dy/dx को हम एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, 4 dy/dx होल क्यूब, गॉट इट। और इसका जो डेरिवेटिव बनेगा वो बनेगा d²y/dx² इज इक्वल टू 0। अब ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। अब हम बात करते हैं इसके ऑर्डर की। ऑर्डर को m नाम दिया है, डिग्री को n नाम दिया है। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्लियर। इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, सेकंड ऑर्डर का है, तो पूरी की पूरी इक्वेशन की ऑर्डर भी कितना हो जाएगा 2। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की तो यहाँ कोई पावर ही नहीं है, 1 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। और हमें ऑर्डर और डिग्री नहीं फाइंड करना, इनका सम फाइंड करना है, जो कि 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो राइट ऑप्शन आपका है बेटा जी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 LPP से द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी 3x + 5y इज लेस देन 4। वैसे तो LPP से है, लेकिन 11th में 6th चैप्टर भी हमने इस तरह का किया हुआ है, ठीक है। वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 7, 3x + 5y इज लेस देन 4। जल्दी से इसका एक ही मिनट में हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। 2 ही वैल्यू हम यहाँ लेंगे, इक्वालिटी बनाएंगे तो हम इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, डेप्थ में नहीं जाएंगे। इसको इक्वल टू 4 रखना है हमने, x को 0 रखोगे, ठीक है भाई। जब x को 0 रखोगे तो ये बनेगा 5y इज इक्वल टू 4, y इज 4/5, दैट इज 0.8 समथिंग है। 1 2 3 हमने ये ले लिया, और 1 2 3 ये y एक्सिस पर हमने ले लिया। तो जब x 0 है तो y आपका 0.8 आ रहा है, 0.8 मीन्स समथिंग हेयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड में हम y को 0 ले लेते हैं। y को 0 लिया तो क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3, दैट इज 1.333 बार आ जाएगा, मीन्स हेयर। अब ये ध्यान देना है कि लेस देन का साइन है, लेस देन का साइन है तो लाइन इंक्लूड नहीं होती है, हम डॉटेड लाइन लेकर चलते हैं, इफ़ यू नो, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद ये लाइन इस प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो हमारी इस कंप्लीट इक्वेशन का सॉल्यूशन या तो अपर पार्ट में है, लोअर पार्ट में है। फॉर चेकिंग दैट हम 0 0 पुट करते हैं इसके अंदर, यहाँ x और y के प्लेस पर 0 0 पुट करते हैं, तो 0 + 0 लेस देन 4 विच इज़ ट्रू, 0 2 है, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन है ये डाउनवर्ड है सारा, क्लियर। अब क्वेश्चन का जो है वो पूछा क्या गया है, सॉल्यूशन ही तो पूछा गया है। द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी n ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, भाई ये ओपन है, सारा ओपन है, ये नीचे तक एंडलेस है,
आपकी ये नोटबुक खत्म हो जाएगी, सॉल्यूशन सेट नहीं खत्म होगा। तो ओपन है, ये क्लोज्ड कर्व तो है नहीं, ओपन है, लेकिन ये तो ओरिजिन को इंक्लूड कर रहा है। तो हमारा पहले वाला ऑप्शन तो भैया यहाँ कैंसिल हो जाता है कि ये कह रहा है नोट कंटेनिंग ओरिजिन। नहीं, हमारे सॉल्यूशन में तो ओरिजिन आ रहा है, ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन आ रहा है। तो ये कह रहा है एन ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, और यही राइट ऑप्शन है। आप सी को भी देख सकते हो, होल एक्स वाई प्लेन तो है ही नहीं, नॉट कंटेनिंग द लाइन, तो एक्स वाई प्लेन तो है ही नहीं इसके अंदर। क्लोज्ड हाफ प्लेन, क्लोज्ड भी नहीं है, तो हमारा जो बी है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अब मैं इसकी डिटेल यहाँ नहीं लिखूंगी, आप यहाँ से पढ़ लो, एन ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा, द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, ये एक वेक्टर हमें गिवन है, ऑन दिस वेक्टर इज व्हाट। बहुत ही आसान है, जब हमें दो वेक्टर्स गिवन हैं तो नेम द फर्स्ट वेक्टर एज वेक्टर ए, और वो हमारा है, मैं भी स्टेटमेंट यहाँ से देखकर लिख देती हूँ, 3i - j - 2k। सेकंड है वेक्टर बी, i + 2j - 3k। और ए की बी पर जो प्रोजेक्शन होती है, अब आपने ये ध्यान देना है, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। मैं फिर बता दूँ, हमें सॉल्यूशन में ये कुछ भी नहीं लिखना है, मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए इतना डेप्थ में करा रही हूँ। वो होता है a.b/mod b। इसको सॉल्व कर लो, डायरेक्ट कर लें। a.b क्या होता है, दोनों वेक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स की प्रोडक्ट का सम होता है। तो 3 × 1 = 3, -1 को 2 से करोगे तो -2, और -2 को -3 से करोगे तो +6। और मॉडुलस क्या होता है, इनके कोफिशिएंट कंपोनेंट्स का स्क्वायर का सम, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + -3 के स्क्वायर का अंडर रूट। तो 6 + 3 9, 9 में से 2 माइनस करोगे 7। और इधर जरा अब आप ध्यान दो, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 + 4 13 + 1, और ये आ जाएगा 7/√14। एंड दिस इज़ द ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल इसमें नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 9 डेफिनेट इंटीग्रल से आया हुआ है। इंटीग्रेट द वैल्यू ऑफ 2 to 3x by x² + 1 dx। बहुत इजी, 2 to 3x by x² + 1 dx। वैसे तो आप इसको पुट करके कर सकते हो, पुट करने में लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। आप ये देखो, x² की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 2x होती है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं। क्लियर है। वैसे तो अभी हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है log of x² + 1, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं पुट कर देती हूँ डिनोमिनेटर को, x² + 1 को अगर मैं t पुट करती हूँ तो जो इसकी डिफरेंशिएशन आएगी वो 2x dx यानी कि इक्वल टू dt आ जाएगी। ठीक है, अब भाई लिमिट भी आपको चेंज करनी पड़ेगी, इसकी लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ से लिमिट आपकी चेंज हो जाएगी। ये लिमिट जो है वो x की है, जब x 2 है तो t कितना है, तो वो यहाँ से आ जाएगा 2² + 1 यानी 5। और जब x 3 है तो t कितना आ जाएगा, 3² + 1 दैट इज़ 10। गॉट इट। अब जो ये हमारा इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा, बड़ा ध्यान से देखना है, 1/2 2x dx हमारा क्या बन गया, dt। x² + 1 हमारा क्या है, t। लिमिट्स हमारी बिल्कुल चेंज होके 5 to 10 जा चुकी है। क्लियर। 1/2 ये 1/t dt बन गया है, आप समझ रहे हैं या नहीं। 5 to 10 1/t dt। 1/t की जो इंटीग्रेशन होती है वो log mod t होती है बिटवीन द लिमिट्स 5 to 10। आप यहाँ लिमिट पुट करो, 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट log 10 माइनस log 5। log को जब सब्ट्रैक्शन में होता है तो वो डिवीजन में चला जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 log ऑफ 10/5, 5 2 = 10। अब मैं ये यहीं कर रही हूँ, 1/2 log 2, ये हमारा आंसर आएगा। लेट अस चेक द क्वेश्चन पेपर। 1/2 log 2, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये बिल्कुल वर्बल क्वेश्चन है,
नेक्स्ट पेज पर मैं ले आई हूँ। कैसे है वर्बल क्वेश्चन, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी। डेफिनेट इंटेग्रल में, इनडेफिनेट इंटेग्रल में, डेफिनेट इंटेग्रल में जाओगे तो भाई ये आपने सी हटा देना है, 2 से 3 आपने रख देना था, तो डायरेक्ट कोई टी पुट करने की जरूरत नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, ये लॉग ऑफ डायरेक्ट बन रहा था 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और 2 से लेकर 3 तक की लिमिट पुट करके सॉल्व कर देना था। सब्स्टिट्यूशन से ये बल्कि लेंथ ही पड़ता है, बट ये आप तभी कर सकते हो जब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन वेरी सिंपल, ए एंड बी आर, इफ ए बी आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस, नॉन सिंगुलर का मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है, डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी इनवर्स, इनवर्स अगेन इनवर्स, ध्यान देना क्या पूछ रहा है ये, ए बी इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल होगा। एक बहुत सिंपल सा रिजल्ट हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं, ए बी इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, और एक और रिजल्ट होता है कि इनवर्स का इनवर्स मैट्रिक्स इटसेल्फ हो जाता है अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का इनवर्स करते हैं तो। गॉट इट। तो अब ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ए बी इनवर्स इनवर्स, तो उल्टा चल रहे हैं, यहाँ बी का इन्वर्स किया था, दिख रहा है ना ये आपको जहाँ मेरा पेन है, अब मेरे फिंगर पे आप ध्यान दो, दोनों तरफ आपने ध्यान देना है, इस फॉर्मूला को पकड़ो तो सेकंड वाले का, यानी कि ये हो जाएगा बी इनवर्स का इनवर्स और ए का इनवर्स, लेकिन बी इनवर्स का इनवर्स तो बी बनेगा, तो ये आ गया बी ए इनवर्स, वर्बल क्वेश्चन था, बी ए इनवर्स, यानी कि हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द शेडेड अनबाउंडेड फिजिबल रीजन ऑफ एन एल पी पी आर। ये आपको डायग्राम मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से मैंने जूम किया हुआ है, ये 2 लाइंस यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं और इनका जो रीजन है ना ये है, ये वाला है, अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो, विजिबल ना हो, तो दिस इज़ द शेडेड रीजन, क्लियर, अनबाउंडेड, गॉट इट। और इसके ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट है ये वाला, दैट इज 0,4 ए है, ये है 0.6 एंड 1.6, इसको बी नाम दिया है, सी है 30 एज शोन इन द फिगर, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अक्कर्स एट, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको आपने मिनिमाइज करना है, तो वो कहाँ होगा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इन पर, या एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। पहले हम इसको देखते हैं जल्दी से, देखिए कैसे करते हैं हम, पहले तो हम यहाँ पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं, ए है हमारा 0,4 और ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 4x + 6y जिसको हमने मिनिमाइज करना है, ठीक है। बी हमारा है 0.6, 1.6 और सी हमारा है बेटा जी 3,0, इनको हम जेड में पुट करेंगे, क्लियर। देखते हैं जेड की वैल्यू कितनी आती है, जब यहाँ 0 पुट करोगे, यहाँ 4 पुट करोगे तो 0 + 24 वैल्यू आ रही है 24, गॉट इट। जब आप यहाँ 0.6 पुट करोगे और 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 6 जा 24, 2.4 आएगा। जब आप यहाँ 1.6 पुट करोगे और 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 6 96, 16 6 96, तो ये आपका 9.6 आएगा, ऐड करोगे तो 12 आ जाएगा। और जब यहाँ 3 रखोगे, यहाँ 0, तो 3 4 जा 12 + 0 यानी 12 आ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू 12 आ रही है इन दोनों पॉइंट्स पर, ठीक है। अब वैसे तो इसका लॉजिक क्या होता है कि हम एक लाइन और ड्रॉ करते हैं अनबाउंडेड के लिए, अगर आपको पता हो कि जेड की मिनिमम वैल्यू तो 12 आ गई, कहाँ आ गई, इस पॉइंट पे भी आई है और इस पॉइंट पे भी आई है, क्लियर। लेकिन हमें, क्योंकि हमारा रीजन अनबाउंडेड है, तो हम ये चेक करते हैं कि मे बी कि इस अनबाउंडेड रीजन में कोई और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट ना करती हो, उसके लिए हम z < 12 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब z क्या है भाई, z क्या है आपका, ये है 4x + 6y < 12, इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये बन गया 2x + 3y, 2 6 जा, इसका ग्राफ ड्रॉ करें अगर हम, भाई x ले लिया, y ले लिया, x 0 ले लिया तो y 2 आ जाएगा, y 0 ले लिया, x 3, ध्यान देना 0 2, x 0 और y 2, यही वाला आ गया और यही वाला, तो यही लाइन आ गई। अब हम z < 12, अब यही लाइन है, ठीक है, इसमें हम 0 0 पुट करके देखते हैं इस इक्वेशन में, इस इनइक्वालिटी में, तो 0 + 0 < 6 विच इज़ ट्रू, यानी कि जो ये वाला ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाला ग्राफ,
ये इसका रीजन तो ये आ रहा है नीचे वाला, मीन्स अगर कोई और मिनिमम वैल्यू जेड की एग्जिस्ट करेगी तो वो इसमें नहीं एग्जिस्ट करेगी, वो इसमें एग्जिस्ट करेगी, तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। इट मीन्स जितनी भी मिनिमम वैल्यूज़ हैं वो यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं, यानी कि इस लाइन सेगमेंट पर हर पॉइंट पर हमारी वैल्यू क्या है, मिनिमम है। गॉट इट भाई, इस पर भी मिनिमम आई थी, इस पर भी मिनिमम आई थी। किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो ज़्यादा एलपीपी में तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि दो, अब यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी ना, क्योंकि दोनों पॉइंट्स इसने यहाँ दे रखे हैं, तो आपको लगेगा कि इन्हीं दोनों पॉइंट्स पर मिनिमम है। तो उसके लिए ये सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है कि कहीं z लेस देन 12 कहीं और तो नहीं है, लेकिन वो इधर आ रहा है, तो इधर तो है नहीं, वो इधर तो है नहीं, इधर नहीं है। इट मीन्स इस लाइन के हर पॉइंट पर जो z है वो मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी आ जाएगा, एट एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 डिटर्मिनेंट से बहुत ईजी। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 5 1 इज इक्वल टू, साथ साथ लिख लेती हूँ मैं, 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 4 6x 2x 4 6x, देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इज r। बहुत सिंपल, इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर लीजिए, 2 माइनस 20, 2x को x से मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वेयर माइनस 24 माइनस 18, ठीक है, 2 में से 20 माइनस करेंगे और इस 24 को लेफ्ट में ले आओ भाई, माइनस 18 प्लस 24 इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर, 24 में से 18 माइनस करोगे 6 इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर, 6 को 2 से डिवाइड करो तो x स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 3, दोनों तरफ जब अंडर रूट करोगे तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस रूट 3, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 13 फिर से इजी, मैट्रिक्स में से इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यहाँ हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 है। ध्यान देना, ए का डिटर्मिनेंट 5 है, द ऑर्डर ऑफ ए कितना है, 3 है, तो हमें फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ हमारे पास डायरेक्ट एक रिजल्ट लग जाता है कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज टू पावर n-1। ए का डिटर्मिनेंट आपके पास है 5 है, 5 है, n क्या होता है, n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स विच इज़ 3, तो ये हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1 दैट इज़ 5 स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 25। तो पूरे का पूरा क्वेश्चन केवल और केवल एक सिंपल से रिजल्ट पर डिपेंड करता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, मैं एक बार इस क्वेश्चन को जल्दी से रिपीट कर देती हूँ, मे बी कि कैमरा की फ्रेम में आया या नहीं, मुझे ऐसा लगा शायद यहाँ स्किप हो गया। एडजॉइंट ए क्या है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, डिटर्मिनेंट ए क्या है 5, n क्या है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 3-1, तो 5 स्क्वायर दैट इज 25, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, हैव ए लुक एट क्वेश्चन नंबर 14। गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी, एक एक बात को ना नोट कर लिया करो, दो इवेंट हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज व्हाट। ठीक है, आप ध्यान दें कि ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.3 है, बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.6 है। और इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, व्हेन टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्रोबेबिलिटी। क्लियर, अब क्वेश्चन क्या है उसको भी नोट कर लो। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की प्रोबेबिलिटी हमने लगानी है। वी ऑल नो कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि 1 में से अगर हम ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, बट ए यूनियन बी की तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास है ही नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और क्या रिजल्ट होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी तो इन दोनों की प्रोडक्ट होती है, दैट इज 0.3 इंटू 0.6 0.18। पुट द वैल्यूज, ए की प्रोबेबिलिटी 0.3, बी 0.6 0.18।
ठीक है, इन्हें अब हम कर लेते हैं जल्दी से सॉल्व। ये बन गया 0.9 माइनस 0.18। ठीक है भाई, 0.9 का मतलब ये हो जाता है 72 आ जाएगा ये हमारा। तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी आ गई 0.72, और जब आप इसको यहाँ पुट करोगे तो हमारी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 माइनस 0.72, और 10 में से 2 8, 0.28 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा लेंथी है 1 मार्क के अकॉर्डिंग, तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। और आज के लेक्चर का हम ये लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि बहुत लेंथी लेक्चर्स इसके बन जाएंगे नहीं तो। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0 इज। ये भी बेहद आसान क्वेश्चन है। y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। वेरिएबल्स सेपरेबल है ये वाला, इसको राइट में ले गए। ठीक है, x को यहाँ ले आए 1 बाई एक्स डी एक्स, वाई को इधर ले गए 1 बाई वाई डी वाई। वेरिएबल्स हो गए भाई सेपरेट। अब इन्हें इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो तो ये बना log x, ये बना log y, और जब पूरा इंटीग्रल log में हो तो कांस्टेंट को भी log में ले लिया करो। तो log x इज इक्वल टू log ऑफ सी वाई या वाई सी, दोनों तरफ से log कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू सी वाई। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको ज़रा ऑप्शंस पे ध्यान देना है। एक्स वाई इज इक्वल टू सी वाई स्क्वेयर, एक्स इज इक्वल टू सी वाई स्क्वेयर, वाई इज इक्वल टू सी एक्स, वाई इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वेयर। तो स्क्वेयर वाले तो दोनों ऑप्शंस हमारे कैंसिल हो जाते हैं। ये वाई एक तरफ है, इधर सी एक्स है। थोड़ा सा आप ध्यान दो, मैं इस कांस्टेंट को यहाँ ले आऊँ, बड़ा फोकस करने वाली बात है। सी वाई इज इक्वल टू एक्स है, सी को मैं इधर ले जाऊँ या सी की जगह मैं इसको सी डैश ले लूँ, ध्यान देना। तो y हो जाएगा 1 बाई सी डैश इंटू एक्स, और 1 बाई सी डैश को अगर मैं c रख दूं तो y हमारा बन जाता है क्या, cx। और ये फॉर्म बोथ आर सेम, बस कांस्टेंट इधर उधर हुआ है, लेकिन हमारे पास इस फॉर्म में आंसर गिवन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा y इज इक्वल टू सी एक्स, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो बेटा आज के लेक्चर में ये 15 क्वेश्चंस आप देखें, बताएं कैसा लगा लेक्चर आपको। अगर समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लेक्चर को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करना है। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने डाउट्स शेयर कर सकते हो। थैंक यू।